सो वेलकम बैक। देखिए हमने विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ लिए हैं, पी, सी और बी। आज हम फैट सॉल्युबल पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का जो टेक्निकल नाम है वो है रेटिनोल, ये आपको याद रखना है। इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे हमने हर एक विटामिन में किए तो इसमें भी पहले देखो सोर्सेज। तो मैंने मेजरली सोर्सेज लिखे हुए हैं, जो बड़े बड़े सोर्सेज है, जैसे मिल्क है, कैरेट है, फिश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, ठीक है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे ये काम करता है। कौन? विटामिन ए। कहाँ कहाँ पे? आइज़ पे भी और स्किन पे भी। अब आइज़ का तो आपने सुना होगा कि जैसे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा फैक्चुअल इसमें याद रख लेना कि ये डिस्कवर किसने किया था, एमसी कोलम और डेविस, ये नाम याद रख लेना, विटामिन ए के साथ रिलेटेड है। अब नाइट ब्लाइंडनेस तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ ये दो जो बीमारियां होती हैं नाइट ब्लाइंडनेस के रिलेटेड ही, आइज से रिलेटेड ही हैं। आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाली बीमारियां हैं, ये बताओ, मतलब ये वाली डिजीज़ कौन से विटामिन के साथ लिंक हैं, ठीक है। तो एक तो डिजीज़ का नाम याद रखना है आपको, नेक्टोलोफिया, और दूसरा है ज़ीरोफैथेलमिया। तो ये दो डिजीज़ याद रख लेना विटामिन ए के अंदर। उसके बाद इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, किसको? विटामिन ए को। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफिरोल। क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी में दो आगे हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक विटामिन डी टू होता है, एक डी थ्री। तो इसका असल में विटामिन डी टू का मेजर सोर्स जो है वो प्लांट से है और इसका एनिमल से है। अच्छा, तुम्हें पता है विटामिन डी हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता नहीं है, मतलब विटामिन डी वहाँ से हमें ना के बराबर मिलता है। इसका मेन सोर्स कहाँ पे है? एक्सपोजर टू द स्किन टू द सनलाइट। सन ही है इसका सोर्स विटामिन डी का। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ विटामिन डी टू और डी थ्री मैंने यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स क्यों लिखा है। अब देखो विटामिन डी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया, उसका टेक्निकल नाम है कैल्सीफिरोल। तो विटामिन डी टू का आपको पीछे लगाना है एर्गो कैल्सीफिरोल, और विटामिन डी थ्री का है चोल कैल्सीफिरोल, ठीक है, CHOLE कैल्सीफिरोल। अब देखो जो विटामिन डी टू मैंने नीचे प्लांट्स लिखा है और यहाँ पे एनिमल्स लिखा है, इसका क्या रीज़न है पहले यहाँ पे समझो। एक तो मैंने बताया कि प्लांट और एनिमल सोर्स से विटामिन डी ना के बराबर मिलता है, और जो भी मिलता है हमें, लेकिन उसकी सिंथेसिस जो स्किन में होती भी है वो किसके थ्रू होती है? सनलाइट के थ्रू होती है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी सनलाइट अगर नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है कि आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये एक तो आपको पता है कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन? विटामिन डी। ऐसा है क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में काम करता है। कहने का मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम है वो तब तक अब्जॉर्ब भी नहीं होगा जब तक आप विटामिन डी की कमी से होंगे। कहने का मतलब जब तक विटामिन डी नहीं होगा तब तक कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे अगर, तो जैसे छोटे बच्चे जो मान लो साल तक, 1.5 साल तक जो अपनी मदर का दूध पीते हैं, तो अब दूध में कैल्शियम तो है, लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसको 1 साल कम से कम आपको विटामिन डी के साथ साथ में ड्रॉप्स भी देने हैं। रीज़न क्या है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की मतलब विटामिन डी का ज़रूरी होना लाजमी है। समझ रहे मेरी बात कि कैल्शियम तभी अब्जॉर्ब होगा अगर विटामिन डी होगा, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है। पहली चीज़ ये याद रखनी है। इसीलिए ये बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन्स तो हमारी मान लो कि कैल्शियम से बनी हुई है, लेकिन कैल्शियम मतलब बोन्स की आप बोल सकते हो स्ट्रांगनेस के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, बोन्स के बनने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो इसलिए विटामिन डी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई विटामिन डी के बगैर कैल्शियम अब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता है बॉडी में। अब देखो विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से रिकट हो जाती है। आप ये भी बोल सकते हो कैल्शियम की वजह से भी रिकट होती है, हम नीचे पढ़ेंगे जब। तो कैल्शियम की वजह से भी, मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से भी रिकट हो जाती है। रिकट असल में होता है क्या, ये बच्चों में होता है कि जैसे मान लो उनकी जो लेग्स हैं वैसे स्ट्रेट होनी चाहिए ना। अब होता क्या है कि शुरू में तो ऐसे स्ट्रेट होती हैं, अब जैसे ही वो वेट डालने लगते हैं तो उनकी लेग्स कमज़ोर होने की वजह से बेंड हो जाती हैं। इसी को रिकट बोलते हैं, ठीक है। ये कमज़ोर क्यों हो रही हैं? क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई होगी, ठीक है। या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि विटामिन डी कम रहा होगा। तो कहने का मतलब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत सारा है लेकिन विटामिन डी नहीं है तो उसका कैल्शियम का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो विटामिन डी वो मैंने ये आपको समझा दिया कि स्किन में सिंथेसाइज होती है, लेकिन किसका यूज़ करती है? कोलेस्ट्रॉल का, बाय यूवी लाइट्स, ठीक है। ये हो गया इसमें कुछ और बचा। उसके बाद बात करते हैं विटामिन
ई की। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको याद होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे हैं, वाटर सोल्यूबल हमने कल कवर कर लिए थे। ठीक है, विटामिन ई, अब देखो विटामिन ई तो आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। आजकल किसी को स्किन के रिलेटेड कुछ इशू होता है तो उसको विटामिन ई ही दिया जाता है उसको भी। अब देखो इसकी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 15 mg की है, बॉडी में इतना होना चाहिए। अब इसका टेक्निकल नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वेजिटेबल ऑयल, उसके बाद मैंगो, वीट, एनिमल फूड, ये मेजर सोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो है रिड्यूस फर्टिलिटी इन मेल्स। तो पहला तो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मेल्स में फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इसका अगर आप देखोगे, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसीलिए कहा जाता है, फर्टिलिटी की वजह से, क्योंकि फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसको बोल रहे हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। किसको, विटामिन ई को, कि अगर किसी में फर्टिलिटी का इशू होगा किसी मेल में तो उसको विटामिन ई सबसे पहले दी जाती है कि शायद विटामिन ई की कमी होगी। उसके बाद इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर बाई चांस किसी को लग जाती है एक्सीडेंट में, फेस पे इंजरी होगी या फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो गया तो स्किन पे स्कार्स हो गए, तो स्कार्स को रिमूव करने के लिए विटामिन ई काम करता है। ठीक है, उसके बाद स्किन के ऊपर रिंकल्स होंगे, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, विटामिन ई। उसके बाद बात करते हैं विटामिन के का। अब देखो के से तो नहीं होता है वो, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ, विटामिन के क्लॉटिंग में काम करता है। क्लॉटिंग मतलब हमारे ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ। अब इसका पहले दूसरा नाम सुनो, होता क्या है, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन में ये डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डैन, याद रखना, 1935 में। अब इसके सोर्सेज, विटामिन के सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे अगर किसी में, आपने देखा होगी किसी में ब्लड क्लॉटिंग लेट होती है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको कौन कौन से सोर्सेज लेने चाहिए, या फिर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसको कौन कौन से सोर्सेज लेने चाहिए, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि विटामिन के हमारी बॉडी में बनने के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज की ज़रूरत है। तो पहले आ गया आपका टोमेटो, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये मैंने मेजर लिखे हैं। मैंने बताया इसका फंक्शन मेन है क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, ताकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए और ब्लड लॉस रुक जाए। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू होगा क्या, कि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ होगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। विटामिन के में आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो, हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विटामिन्स में वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों ख़त्म कर दिए हैं। अब बात आती है मिनरल्स की। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप 2x पे करके इस वीडियो को, बल्कि पीछे वाली वीडियोस को भी एक बार देख लेना अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर का ही है जितना भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना के आपको बताने की, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब देखो, बात करते हैं मिनरल्स की। अब देखो, हाँ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उनमें था ना, जब हमने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। अब मिनरल्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो मिनरल्स में ये इनऑर्गेनिक है। कहने का मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब असल में मिनरल्स की मतलब इनके पास ऐसा कोई एनर्जी तो नहीं होती है, मिनरल्स हैव नो एनर्जी वैल्यू, इनकी एनर्जी वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन इनके इम्बैलेंस की वजह से मिनरल लेवल जो हमारी बॉडी में है वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। ये याद रखना। हमारी बॉडी में अराउंड 29 एलिमेंट्स हैं, 29 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ही है। ठीक है, मिनरल समझ लो 29 के अराउंड है। अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, लेकिन ये कैटेगरी भी किस बेसिस के ऊपर है, कि कुछ हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए और कुछ हमारी बॉडी को कम भी चाहिए। मतलब कम भी होंगे तो चलेगा, लेकिन मतलब ज़रूरी दोनों के दोनों हैं। एक ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक कम क्वांटिटी में चाहिए। जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स, जो कम क्वांटिटी में चाहिए उसे हम बोल रहे हैं माइक्रो मिनरल्स। तो दो कैटेगरी में हमने मिनरल्स को डिवाइड कर दिया। अब मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, मैंने आपको बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो कौन से जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र आते हैं। माइक्रो में आयरन, फ्लोरीन, कॉपर, आयोडीन और जिंक आते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे जितना हमने विटामिन्स में गए थे, क्योंकि विटामिन्स हमारे सिलेबस का पार्ट है पूरा का पूरा वो। अब देखो, मैक्रो मिनरल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैक्रो मिनरल्स तो वो कौन कौन से हैं, ये वाले मैंने बताया। तो सबसे पहले कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। आप देखें, आपको कैल्शियम कहाँ से मिलता है।
हम अभी ऊपर जब पढ़ रहे थे विटामिन डी, तब भी हमने थोड़ा सा कैल्शियम को डिस्कस किया था। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं कैल्शियम के? एक तो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मतलब कैल्शियम हमें मेनली मिल्क से ही मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से ही मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी। मैंने आपको बताया क्यों हो जाएंगी, कैल्शियम कम होगा तो बोन्स स्ट्रांग नहीं बनेंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है मसल मूवमेंट पे भी। तो मैंने ऊपर बताया था रिकट का क्या होता है, रिकट क्यों हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो रहा था। तो कैल्शियम की कमी से भी रिकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर कैल्शियम ही कम है तो बोन्स उसी हिसाब से बनेगी। तो पहले तो ये था कि चलो विटामिन डी नहीं मिल रहा था कि कैल्शियम अब्जॉर्ब कर सके, अब कैल्शियम की ही कमी है तो उससे भी रिकट हो जाता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द मेनी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो एक तो मतलब जितने भी हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है। ब्लड कोआगुलेशन के लिए भी होना ज़रूरी है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए भी होना ज़रूरी है, और कार्डियक फंक्शन में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सोडियम और क्लोरीन, मैं इन दोनों को इकट्ठा इसलिए लिख रहा हूँ। सोडियम और क्लोरीन आपने देखा होगा NaCl, जिसको हम कॉमन टेबल साल्ट भी बोलते हैं। अब इसका सोर्स हकीकत में है यही है, कौन सा? कॉमन टेबल साल्ट, जो अब हम घर पे खाते हैं, NaCl। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब सोडियम की और क्लोरीन की, उससे होगा क्या? इसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था फैट्स में। जब हम फैट्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि फ़ैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, खासकर ट्रांस फैट्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब फैट्स की डिपोजिशन अंदर हो जाती है बहुत सारी, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो सेम है। जब ब्लड वॉल्यूम सेम है और आगे आप उसको थोड़ा सा रास्ता रोक दोगे तो ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ होना ही है। दूसरा काम NaCl भी करता है ब्लड को इंक्रीज़ करने का, लेकिन इसका रीज़न अलग है। NaCl क्यों असल में करता है क्या है, हमारी बॉडी में वाटर की कंपोजिशन को बढ़ा देता है, मतलब वाटर कंटेंट को हमारी बॉडी में बढ़ाने का काम NaCl कर रहा है, साल्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा साल्ट खाएंगे तो ज़्यादा हमारा जो वाटर कंटेंट है ब्लड में वो बढ़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप खुद सोचो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देने से भी प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम तो सेम है लेकिन आगे से रुकावट थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम ब्लड वॉल्यूम ही बढ़ा रहे हैं, उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? ब्लड प्रेशर पे। इसीलिए जिनको हाइपरटेंशन की इशू होता है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उन्हें हम NaCl खाने से मना करते हैं। अब देखें डेफिशिएंसी ऑफ NaCl की वजह से सबसे पहले क्या होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा। मैंने बताया क्योंकि वाटर कंटेंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन क्यों होगी? अब सोच के देखो, अगर आप Na और Cl मतलब NaCl कम ले रहे हो तो वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट बॉडी में कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारा डिहाइड्रेशन तो होना ही है, ठीक है। तो फ्लूइड इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होंगे। उसके बाद इसके रोल की बात करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द, ये मैंने बता दिया, फ्लूइड लेवल ऑफ बॉडी, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हाउ मच वाटर विल बी इन द बॉडी इज़ डिसाइडेड बाय, हमारी बॉडी में कितना वाटर होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी कि इसका मेन रोल यही है। साल्ट और ब्लड प्रेशर भी मैंने आपको समझा दिया। साल्ट अगर बॉडी में ज़्यादा होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मोर प्रेशर ऑन द वेसल वाल तो लीड्स टू हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम के सोर्सेज देखो क्या क्या हैं। सोर्सेज में आ गया आपके मोस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी, उनमें पोटेशियम होता है, ऑलमोस्ट सब में ही होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है, पोटेशियम अगर कम होगा बॉडी में तो पहला तो मसल वीकनेस होगी, वॉमिटिंग और एक्यूट डायरिया हो सकता है, राइज इन हार्ट बीट रेट हो सकता है, उसके बाद किडनी भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब एक्यूट डायरिया की वजह से हम नीचे पढ़ेंगे कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा जो डेथ्स हो रही हैं बच्चों में वो एक्यूट डायरिया की वजह से भी हो रही हैं। अब आपको समझ आ गया पोटेशियम का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस का। हम मेन सोर्सेज और डेफिशिएंसी पे ही नज़र रख रहे हैं। तो फास्फोरस, उसमें सोर्सेज कौन कौन से हैं, पल्सेस और मिल्क। उसके बाद इसकी फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टीथ्स और बोन्स पे, ठीक है। तो पहले, और दूसरा इसका ये काम भी करता है कि कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे, ताकि हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन मेंटेन रहे, उसके लिए भी फास्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब फास्फोरस किसके साथ लिंक है, थोड़ा बहुत याद रखना है, टीथ्स और बोन्स के साथ, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे टीथ्स भी वीक हो जाएंगे और बोन्स भी वीक हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। इसका सोर्स क्या है हमारे पास, नट्स एंड सीड्स, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, पोर मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। पोर मसल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि आपके मसल आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे।
तो अगर कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, जैसे वो खड़े होंगे तो वो कांप रहे हैं, लातें कांप रही हैं, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हो जाता है। उसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र तो आपके घरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ऑनियन और गार्लिक में इसके मेन सोर्सेज हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। हमने प्रोटीन में पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने प्रोटीन में आपको बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ समटाइम सल्फ़र भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और समटाइम हमने बोला था सल्फ़र भी होता है। तो सल्फ़र असल में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर सल्फ़र कम होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना सल्फ़र और प्रोटीन का आपस में लिंक है। उसके बाद माइक्रो मिनरल्स बात करते हैं। माइक्रो मिनरल्स हमने देख लिए। माइक्रो मिनरल में पहला आता है आपका आयरन। देखो आयरन का आपको पता है कि जैसे हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो कलर है रेड कलर, वो भी किस वजह से है? आयरन की वजह से है, आयरन के होने की वजह से। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज। आयरन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमें? तो एक तो स्पाइनच, दूसरा मीट, ऐसे और भी हैं, मैंने मेजर लिखे हैं। अब असल में देखो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसका रीज़न सुनो, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर में पार्ट आयरन भी है। तो अगर आयरन कम हो जाएगा तो आप खुद सोचो हीमोग्लोबिन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। तो अगर आयरन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, जिस वजह से एनीमिया हो जाएगा। अब याद करो, हमने कल भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एनीमिया हमें B12 की डेफिशिएंसी से भी होता था। याद करो, B12 की डेफिशिएंसी थे। तो B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लेकिन आपको ये आपस में इंटरलिंक करने हैं और किस किस वजह से क्या क्या होता था। अब मैंने आपको क्या बताया, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड टू आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। तो इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो कल मैंने बताया था आपको कि रीज़न इसकी जैसे B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अच्छा, उसके बाद असल में आयरन की अगर आप बात करोगे ना, तो आयरन का मेजर सोर्स हमें ऐसे तो प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं, ठीक है। एनिमल सोर्स का ये है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन अच्छी है, अगर आप वो ले लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। उसका रीज़न क्या है? या तो आप प्लांट्स को रॉ फॉर्म में खाओ, कच्चे ही खा लो, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि इसका मीट के साथ साथ मैंने स्पाइनच भी लिखा था। तो या तो अगर जैसे मान लो अगर स्पाइनच आप खा रहे हो और एक साइड पे बंदा मीट खा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा भी खाएगा तो इसकी बॉडी में आयरन के लेवल रिस्टोर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पाइनच। तो आपको ज़्यादा मिकदार में खानी पड़ेगी। रीज़न क्या है? एक तो वहाँ पे कंसंट्रेशन भी स्पाइनच में आयरन की कम है विद रिस्पेक्ट टू मीट, और दूसरा ये है कि हम इसको रॉ फॉर्म में कम ही खाते हैं। हम जनरली इसको पका के खाएंगे, और जब भी किसी चीज़ को पकाया जाता है उसकी न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल गिर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस वजह से भी आप खुद सोचो कि हम ये रिलाई नहीं कर सकते कि मतलब इनके अगर कंपैरिजन करना पड़े वेजिटेबल और इस साइड पे आ गया आपका मीट, ठीक है, मतलब प्लांट और एनिमल सोर्स पे, प्लांट सोर्स में हमें ज़्यादा अमाउंट में आयरन मिल जाता है। तो वही मैंने लिखा है, कंपेयर टू मीट द अब्जॉर्बेंट अमाउंट ऑफ द आयरन इन वेजिटेबल सोर्सेज इज़ वेरी लो, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे स्पाइनच है, बीट रूट है, एप्रिकॉट, इन सब में होता है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो अब्जॉर्प्शन अमाउंट भी आयरन का बॉडी में कम ही होगा। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने लिखी कि अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो उनको रॉ फॉर्म में ही आपको खाना पड़ेगा, कच्चे फॉर्म में ही। उसके बाद फ्लोरीन की बात करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? शाबाश, माइक्रो मिनरल्स पढ़ रहे हैं, याद रखना, साथ साथ के पढ़ कह रहे हैं, जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में ही चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्लोरीन की। फ्लोरीन एक्चुअली इसका जो मेन सोर्स है वो हमारा ड्रिंकिंग वाटर से ही आता है, जो हम पानी पीते हैं ना, पीने वाला पानी जनरली। अब फ्लोरीन काम क्या करता है? सबसे पहले तो टीथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन ठीक ठाक डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि टीथ्स की हेल्थ मेंटेन रहे, लेकिन वो फिर वो सिंथेटिक ही होता है, वो उसका कोई मेन सोर्स हमारा वो वैसा ही होता है। तो अब देखो डेफिशिएंसी की बात करें, अगर फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या होगा? सबसे पहले तो टूथ डिके होगा, ठीक है, आपके दांत खराब हो जाएंगे, दांतों में कैविटी हो जाएगी। इसी में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैविटी तब होती है जब फ्लोरीन का लेवल, मतलब आप एक अगर जो आपके पास वाटर आ भी रहा है ना, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें अगर 1 लीटर में 1.5 mg से कम फ्लोरीन है, 1.5 मिलीग्राम से अगर कम फ्लोरीन है तो आपको कैविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये मैंने लिखा है कि बहुत सारे एरियाज़ में ना, जैसे आप देखोगे जहाँ पे फ्लोरीन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब एक तो हो गया कि जो हमारी बॉडी को चाहिए,
एक आ गया कि हाँ, जितना हमें चाहिए था उससे भी ज़्यादा है। तो जब उससे भी ज़्यादा होगा तो उस वजह से हो जाता है फ्लोरोसिस हो जाता है। कहने का मतलब अगर एक्सेस फ्लोरीन पाई जाती है तो फ्लोरोसिस बोलते हैं उसको। फ्लोरोसिस में होता क्या है कि सबसे पहले आपके टीथ इम्पैक्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा ही सीवियर केस हो जाता है तो फिर बोन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्लोरीन की। उसके बाद बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास? पल्सेस, आलमंड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनका काउंट कम हो जाता है, किसका? वाइट ब्लड सेल्स का। अब इसलिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स सोचो कम होंगे तो आपकी बॉडी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगी। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स की कमी की वजह से और भी 4 चीज़ें खुल जाती हैं, वो हम जब सेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आपको मेन क्या याद रखना है कि कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से WBC काउंट कम हो रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन क्या चीज़ है असल में? देखो, हमने साल्ट पढ़े बहुत सारे, तो आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब लेकिन ये हमें डायरेक्ट मिलता नहीं है, मतलब ये है कि हमें रोज़ाना इसकी कंजम्पशन करनी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये आयोडीन मतलब वो बहुत सारे प्लान स्कीम्स चलाई कि जिसमें ताकि लोग जो हैं वो आयोडीन को कंज्यूम करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, मेन गाइटर हो रहा था इससे। तो सबसे पहले तो सोर्स देखो इसका, आयोडाइज्ड साल्ट। कहने का मतलब साल्ट तो हमारे पास था ही NaCl, तो हमने किया क्या कि उसमें बाहर से आयोडीन को ऐड किया। अब याद रखना, किसी भी फूड प्रोडक्ट में, किसी भी फूड आइटम में अगर हम बाहर से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब आपको अब तो समझ आ रहा होगा ना, विटामिन और मिनरल्स में से कुछ भी डालते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? फोर्टिफिकेशन। तो अब ये जो आयोडाइज्ड साल्ट है ये फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। हमारे पास ऐसे आयोडाइज्ड साल्ट मतलब रॉ फॉर्म में हमें कहीं पे भी नहीं मिलता जिसमें आयोडीन भी होगा साल्ट में। तो आयोडीन का अगर आप रोल देखोगे तो ये असल में देखो, जो हमारा थायराइड हार्मोन है ना, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो आयरन और होमोग्लोबिन का आपस में रिलेशन था ना, कि होमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था उसमें आयरन था, तो आयरन की कमी की वजह से उसके स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता था, तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ जाता था। सेम यहाँ पे भी आयोडीन का मेन रोल असल में अगर आप देखोगे तो वो ये है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है ना, उस थायराइड हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट कौन है? आयोडीन भी है। मैंने वही लिखा है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द थायराइड हार्मोन स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप खुद सोचो, आयोडीन कम होगा तो वो उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसका इम्पैक्ट किसके पड़े? स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। तो वही लिखा मैंने, हार्मोन कंटेन आयोडीन विद इन स्ट्रक्चर। तो अगर आयोडीन कम होगा तो आपका थायराइड हार्मोन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। और आप खुद सोचो, अगर थायराइड हार्मोन ही काम नहीं कर रहा है तो आपका जो फंक्शनिंग है किसकी? थायराइड ग्लैंड की, वो अफेक्ट होगी। उसकी वजह से आपको ये डिजीज़ हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको? गाइटर। यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, मतलब आयोडाइज साल्ट हम बनाते कैसे हैं। तो जैसे NaCl मेरे पास था, मैंने फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या किया, उसमें आयोडीन ऐड किया, तो वो बन गया मेरा आयोडाइज्ड टेबल साल्ट। ठीक है, तो जिसको फोर्टिफाइड साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्टिफिकेशन का मतलब भी समझाया, अगर कहीं भूल जाओ, कि कोई भी फूड आइटम में अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, चाहे वो विटामिन हो या मिनरल्स हो, उनको ऐड अगर हम बाहर से कर रहे हैं, इस प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिंक। देखो, जिंक के सोर्सेज अगर देखोगे, फिश में भी होता है, बीन्स में भी होता है। इसकी डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से डायरिया हो जाता है। और याद रखना, इसी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बच्चों में जो डेथ हो रही है इंडिया में, वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। अब छोटे बच्चों में जैसे ही डायरिया होता है, तो अब डायरिया की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डिहाइड्रेशन का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डायरिया में क्या होगा कि अब आपकी बॉडी से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल रिस्टोर करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे इधर भी अगर किसी को डायरिया होता होगा तो आपने देखा होगा कि उनको और कुछ नहीं तो चलो है, इसको पानी में नमक और चीनी डाल के दे दो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो कंपोजिशन है, मतलब जो साल्ट की कंपोजिशन है हमारी बॉडी के अंदर, जो फ्लूइड की कंपोजिशन है उसमें और जो हम ले रहे हैं उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ORS में असल में बिल्कुल उसी फ्लूइड की बच्चों, मतलब जो बॉडी की फ्लूइड कम्बिनेशन है, सेम वैसी ही कम्बिनेशन बनाई जाती है ORS में। तो इसलिए उसको लेने का मतलब भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मतलब समझ नहीं आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखो, डायरिया की वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से निकल जाएंगे।
अब उसकी वजह से यहाँ पे बच्चों में बहुत सारी डेथ है। इसकी ट्रीटमेंट वैसे आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। क्या है कि आपको सिंपल क्या करना है, एक तो ORS देना ताकि बॉडी के जो फ्लूइड की कम्बिनेशन है वो थोड़ी बहुत मेंटेन रहे, और उसको स्टेबल करने के लिए हम जिंक दे देते हैं, क्योंकि जिंक की वजह से ही जनरली डायरिया होता है। मैंने वही बताया ना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों में डायरिया हो जाता है। तो अगर आप जिंक दे दो और साथ में ये दे दो तो बहुत सारी डेथ्स को रोका जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जिंक का और दूसरा फंक्शन अगर आप देखोगे तो मैंने बच्चों में बताया आपको, और ऐसे भी डायरिया जिंक की कमी की वजह से ही होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि क्या बताना था कि हाँ, ये हमारी जो टंग है उसकी अगर आपने उसकी फंक्शनिंग देखनी है, अगर हेल्दी फंक्शनिंग रखनी है अपनी टंग की, तो उसके लिए भी जिंक ज़रूरी है। ठीक है, कि मतलब आप थरथराओ ना बात करते हुए, या फिर आपकी ज़ुबान ऐसे आपको लग रहा हो जैसे सो रही है, तो उसके लिए भी जिंक की कमी की वजह से ये सारी आपको चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। जैसे ऊपर शायद हमने पढ़ा नहीं, होमोग्लोबिन में हमने जब हम आयरन पढ़ रहे थे तो हमने बताना था शायद कि आयरन, यहाँ पे मैंने शायद लिखा था ना, असेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो आयरन का मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज़ तक पूरा ट्रांसपोर्ट करना। सेम वैसे ही जिंक का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना जब वो वापस आ रहा हो। ये देखो कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, हेल्प इन CO2 ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना जिंक का क्या क्या काम है। इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एलिमिनरी कैनाल। तो प्रोटीन की डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। तो प्रोटीन थे कि आपको याद होगा, हमने शुरू में जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बन, प्रोटीन और फैट, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड ये चीज़ें, तो याद रखना। ORS में मैंने आपको बताया कि जो बॉडी का फ्लूइड कम्बिनेशन है उसी हिसाब से एग्जैक्ट कम्बिनेशन बनाई जाती है, जिसमें ग्लूकोज डालते हैं, साल्ट डालते हैं, वाटर, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होते हैं ORS में। अब जिंक इज ए कंपोनेंट ऑफ एटलीस्ट, ये मैंने बताया कि कम से कम 70 एंजाइम के ऊपर ही, मतलब 70 एंजाइम को मिला के एक किस्म का कंपोनेंट बनता है जो जिंक है हमारा। ठीक है, मतलब जिंक और एंजाइम का आपस में 70 एंजाइम्स के साथ लेना देना है। उसके बाद ये हो गया। अब ये न्यूज़ में था एक्चुअली, अभी तो नहीं था, 2024-25 में ये न्यूज़ में था काफ़ी। तो हो सकता है कि यहाँ ऐसा कुछ पूछ लें कि ORS की जो कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये बनाई किसने थी। वो उनकी अभी पीछे डेथ होगी, डॉक्टर महालनोबिस थे, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था 2024 में। तो उन्होंने बताया था कि ORS में कितनी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लेवल से। अब देखो हमारा ये जो हमने कवर किया है, अब इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि हमारा ये वाला तो कवर हो गया है, कि मतलब न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स और उसकी टाइप होगी हमारी। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड टाइप में 3-4 आती हैं, ये 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मेन हमें एक लेक्चर लग जाएगा अराउंड इसमें, तो एक लेक्चर यहाँ पे मान के चलो, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में एक लेक्चर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। तो मैक्सिमम अगर आप आए 2, और ज़्यादा से ज़्यादा ही आगे तो 3 लेक्चर और होंगे हमारे, उससे हमारा बायो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ कवर कर रहे हो ना, तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा, वरना कल बहुत सारी चीज़ें भूलने लग जाओगे। ठीक है, इसका PDF अगर आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब शेयर कर दूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने यहीं से PDF से ही पढ़ना है तो मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और दूसरा, कम से कम अपनी इतनी राय दे दिया करो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं हर बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मतलब ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूँ और आपको समझ भी ना आ रहा हो, तो उसका फिर फ़ायदा भी नहीं है मेरा, मतलब मेरी मेहनत का फिर क्या ही फ़ायदा है। तो कम से कम इतना रिस्पांस दे दे बंदा कि सर आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, और कम से कम मुझे कुछ अगर चेंज करना है पढ़ाने के मेथड में तो वो भी बता दो। ठीक है, और भी कोई भी क्यूरियस होंगी आपको तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, वो कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी परेशान थे कि सर FA का एग्ज़ाम हमारा होगा भी कब होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। तो देखो यार, मैं ये बोलूँगा कि जब तक कुछ चीज़ ऑफिशियल ना हो तो उस पर भरोसा मत करो। मैं पहली चीज़ तो ये बोलूँगा आपको। देखो, उन्होंने जून का टाइम दे रखा है, माना बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आपको भी तो एक ही एग्ज़ाम है, एक दिन चाहिए उनको। ठीक है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जून का है तो मान के चलो आप 15 जून से पहले पहले अपना सिलेबस ख़त्म करने का सोचो। 15 से आगे का बिल्कुल मत सोचना, कसम खा के बोल रहा हूँ। 15 से आगे का सोचोगे नुकसान में रहोगे। अगर बाई चांस एक्सटेंड हो भी जाता है तो भाई फ़ायदा ही है ना, लेकिन उस फ़ायदे के चक्कर में अभी का नुकसान कर रहे हो आप। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप कुछ ये रखो ही नहीं माइंड में कि पेपर आपका पोस्टपोन हो रहा है। मान के चलो 15 जून तक आपका पेपर हो जाएगा, उसी हिसाब से पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और बाद में टाइम मिल जाता है तो आपके लिए बफर जोन है यार, उसमें पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, और क्या है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।